Hello students, welcome back to Medical Blasters. I hope you must be doing good. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से जो क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग टाइम में। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि जो मेंडलीव की जो पीरियड टेबल थी वो किस तरह से डेवलप की गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडलीव वाला टॉपिक जो था उसको स्टार्ट करके छोड़ा था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडलीव्स पीरियड टेबल। मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तो जो मेंडलीव का जो पीरियड टेबल था वो एक लॉ पे बेस्ड था, जिस लॉ का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात कर ली थी। ये लॉ ये कहता था कि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। ये इस लॉ की थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप एलिमेंट्स को, जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक है, हीलियम उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से अगर आप इन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जैसे इसका एटॉमिक वेट है 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका जो है ऑलमोस्ट 9 के आसपास होता है, इसका 10 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है, इसका 14 होता है, 16, ठीक है, इस तरह से इनके एटॉमिक वेट होते हैं। तो इसको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करोगे तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ फिक्स इंटरवल के बाद में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। जैसे आप लिथियम में उसके बाद में आपको 8 के बाद में वापस क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, फिर 8 के बाद पोटेशियम मिलेगा, तो एक 8 का इंटरवल फिक्स हो गया। उसके बाद जो पोटेशियम के बाद में फिर 18 का इंटरवल के बाद में सेम एलिमेंट मिलेगा, फिर 18 का एलिमेंट इंटरवल, फिर 32 का इंटरवल। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो मेंडलीव ने ऐसा कहा था कि ये जो इस तरह की जो रिपीटेशन दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो इसलिए दिखाई दे रहा है। तो उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था, ठीक है। वो कह रहा था कि अगर आप इसको रैंडमली अरेंज करोगे तो इस प्रकार के फिक्स्ड इंटरवल नहीं दिखाई देंगे। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटी होता है या रिजेम्बलेंस होता है उसकी वजह क्या होती है? एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब जो पीरियोडिसिटी होती है वो एटॉमिक मास की वजह से होती है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी आती है इसके लिए केमिकल टर्म होता है पीरियोडिसिटी। तो उसने पीरियोडिसिटी के लिए किसको जिम्मेदार माना? एटॉमिक मास को। ये अपने आप में एक फंडामेंटल मिस्टेक थी उसकी, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है इसके अकॉर्डिंग जो है काफ़ी हद तक तो सही हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे एनोमलस पेयर्स आ जाती है, तो इसी वजह से इसका जो क्लासिफिकेशन था वो अल्टीमेटली फेल हो गया था। एनीवेज, इसने इसकी टेबल की खास बात ये थी कि इसकी जो टेबल थी उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स थे जो इसके अंदर, उनको जो है ग्रुप्स कहा गया, और ग्रुप्स की जो नंबर थी वो ओरिजिनली 8 थी। जो ओरिजिनल जो इसकी टेबल थी उसमें 8 ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है उसके अंदर 9 ग्रुप है। तो एक्चुअल में क्या गया था, इसकी जो ओरिजिनल टेबल थी उसको बाद में रीपब्लिश किया गया था 1905 में। तो उसमें एक राम से नामक साइंटिस्ट ने एक और एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया था जो नोबल गैस वाला ग्रुप था, ठीक है। तो जो इसकी जो लेटेस्ट टेबल है, जो लेटेस्ट पब्लिश टेबल थी उसके अंदर 9 ग्रुप थे, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको क्या कहा गया? सीरीज़ कहा गया। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, लेकिन इसकी जो टेबल थी उसके अंदर उनको सीरीज़ कहा गया, और ऐसी 12 सीरीज इसके टेबल में देखी जाती है। यहाँ पे जो ये 8 ग्रुप थे, ये कौन कौन से थे? अगर हम ग्रुप्स की बात करें बच्चों, तो इसका जो ग्रुप था वो था इस तरह से: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और जो है आपका 8th, ठीक है। बाद में जो है एक जीरो ग्रुप जोड़ा गया था, और जीरो ग्रुप को अगर आप देखते हो मेंडलीव की टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो जीरो ग्रुप जो होता है नोबल गैस वाला लास्ट में होता है, लेकिन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जीरो ग्रुप जो है ये 1 से पहले स्टार्टिंग में है, ठीक है।
और ये इसके ओरिजिनल टेबल का पार्ट नहीं था, इसको बाद में मॉडिफाई किया गया था, बाद में ऐड किया गया था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ थी, जो मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें 1 to जो 7 ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1 to 7, ठीक है, उसके अंदर सब ग्रुप हुआ करते थे, सबके अंदर दो दो, जिसका नाम था ए और बी। जैसे फर्स्ट ग्रुप था उसके अंदर भी दो सब ग्रुप थे, ए और बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड वाले में भी सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड वाले में थर्ड ए थर्ड बी, और जो ए वाला सब ग्रुप था उसके अंदर जो एल्कली मेटल्स वगैरह इस टाइप के थे, आपके जो है एल्कली मेटल्स या जो पी ब्लॉक वगैरह एलिमेंट्स होते हैं उनको रखा गया था। एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल, या इसको हम लोग मिला के बोल देते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब होता है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और बी वाला जो सब ग्रुप थे उनके अंदर थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और जो इसका 8th ग्रुप था उसके अंदर 3 सब ग्रुप थे, ए बी और सी, जो ट्रांजिशन ग्रुप के एलिमेंट्स थे। इतना हमें इसके बारे में कोई ध्यान रखने की ज़रूरत होती नहीं है, सवाल इतने डीपली आते नहीं इस टेबल से, बस ये मोटे मोटे तौर पे आपको ये जानकारी रखनी होती है। और बाद में जाके जब मॉडर्न प्यूरिटी टेबल बनाई गई थी तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो थी मेंडलीव की जो टेबल थी वो मोटिवेशन रही होगी, क्योंकि मॉडर्न प्यूरिटी टेबल में आप देखोगे तो 18 ग्रुप होते हैं। अब आप देखो ये जो 8 ग्रुप है, ये 7 ग्रुप है, अगर आप इनको दो दो सब ग्रुप में हैं, अगर आप इनके टोटल देखोगे तो 7 × 2, हर ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप थे, तो 7 × 2 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 ये 15, 16, 17 और ये 0 वाला 18। तो ओवरऑल इसके अंदर भी अगर आप इसको ठीक से डिवाइड करोगे तो 18 ग्रुप ही बनते हैं। सब ग्रुप को अगर आप ग्रुप मान लोगे तो 18 ग्रुप ही बनते हैं। बाद में जो जो मॉडर्न प्यूरिटी टेबल डेवलप की थी उसमें 18 ग्रुप रखे गए थे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से मोटिवेशन लिया गया था। और इवन जो मॉडर्न प्यूरिटी टेबल है उसके अंदर भी ग्रुप का नाम कई बार जो है वो 1A 2A इस प्रकार से रखा जाता है। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है मॉडर्न पीटी के अंदर उसको 1A एलिमेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट ए एलिमेंट्स। ऐसे सेकंड ग्रुप वालों को बोलते हैं 2A एलिमेंट्स, यानी सेकंड ए एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है उनके लिए लिखा गया 3B 4B 5B इस तरह से। तो अभी भी इसका जो इस टाइप का जो नोमेनक्लेचर था वो रिटेन किया गया मॉडर्न पीटी के अंदर। चलिए इसकी जो टेबल थी उसमें ओवरऑल 63 एलिमेंट्स थे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी टेबल में कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था। तो 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था ओरिजिनली, ठीक है। और ये जो 0 ग्रुप है ये बाद में राम से एक साइंटिस्ट था, उसने बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपका जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती है मेंडलीव की पीरियड टेबल की उसके बारे में है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसमें एलिमेंट्स कितने थे और ये जो मेंडलीव की जो पीरियड टेबल थी उसका बेसिस क्या था। तो इसका बेसिस रहेगा एटॉमिक मास, यही इसका फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इसका। अब इसने क्या किया था, अपनी टेबल के अंदर 63 एलिमेंट को तो इसने क्लासीफाई कर दिया, बाकी जो कुछ एलिमेंट जो थे उसमें डिस्कवर्ड नहीं थे। ये बात 1869 की है, तो जाहिर सी बात है उसमें इतने स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह क्वालिटेटिव जो एनालिसिस वगैरह टेक्निक थी नहीं, तो ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं थे उस टाइम। तो उसने कहा था कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए था उनके लिए, कुछ एलिमेंट के लिए इसने अपनी टेबल के अंदर जगह छोड़ दी थी। ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड ऑल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स विच वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ओके, क्या किया इसने, मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस for the undiscovered elements and also predicted their properties। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में भी इसने बताया था। प्रॉपर्टीज़ का प्रेडिक्शन करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अब आपको पता है कि मान लो इस ग्रुप के अंदर कोई नीचे अगर एलिमेंट आने वाला है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस ग्रुप में जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट उससे जैसी ही होगी। जैसे अभी जो है मॉडर्न प्यूरिटी के अंदर 118 एलिमेंट है। अब मान लो 119वां एलिमेंट आता है तो एस ब्लॉक में एंटर करेगा, ठीक है। एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट ग्रुप के अंदर एंटर करेगा। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह जैसी उनकी प्रॉपर्टी होगी कुछ वैसी प्रॉपर्टी उसकी भी होगी। तो ये प्रेडिक्शन जो है ये कोई ऐसा जो भविष्यवाणी करते हैं जो तांत्रिक वांत्रिक वैसी कोई भविष्यवाणी नहीं थी, सिंपल सा एक लॉजिकल इसका
एंटीसिपेशन था। चलिए, किन किन एलिमेंट के लिए उसने प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रेडिक्ट किया था और वैकेंट स्पेस छोड़े थे। तो एक एलिमेंट था जो एल्यूमिनियम था, जिसकी जो टेबल थी उसमें एल्यूमिनियम के नीचे इसने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और उसने कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका मैं अभी नाम रख लेता हूँ एक का एल्यूमिनियम। मेंडलीव ने अपनी टेबल में एल्यूमिनियम के नीचे वैकेंट स्पेस छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट डिस्कवर था नहीं। उसने कहा जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम अभी के लिए मैं फॉर टाइम बीइंग में उसका नाम एक का एल्यूमिनियम रख लेता हूँ और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एल्यूमिनियम की जैसी होगी, मतलब कि वो मेटेलिक नेचर का होगा और उसमें मेटेलिक लस्टर होगी, मॉडरेट रिएक्टिविटी होगी, वो जो भी प्रॉपर्टीज़ की एल्यूमिनियम की होती है वैसे उसने प्रेडिक्ट कर ली। तो इसने एक एलिमेंट था एक का एल्यूमिनियम। बाद में जब एलिमेंट वो डिस्कवर हुआ तो उसका नाम जो रखा गया था क्या, गैलियम। ठीक है, इस तरह से उसने बोरॉन के नीचे भी वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और बोरॉन के नीचे वैकेंट स्पेस छोड़ के उसको नाम दिया एक का बोरॉन। और जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो वो स्कैंडियम निकला, मतलब उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। ठीक है, तो ये नाम तो जब डिस्कवर होंगे तभी रखे जाएंगे, उससे पहले उसने इस प्रकार के टेम्परेरी नाम रखे थे। ऐसे कैसे जो है सिलिकन जो था उसके नीचे भी उसने एक वैकेंट स्पेस छोड़कर कहा कि इस एलिमेंट का नाम जो है वो एका सिलिकन रखा जाना चाहिए फॉर टाइम बीइंग। और बाद में वो एलिमेंट जो है वो जर्मेनियम के नाम से जाना गया, जिसको GE बोलते हैं सिंबल। और लास्ट एलिमेंट जो था, लास्ट पेयर थी इसकी, वो थी एका मैग्नीज़। एका मैग्नीज़ जो था उसके लिए बाद में टेक्नीशियम टर्म यूज़ किया गया, टेक्नीशियम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43 वाला TC। तो ये उसने जो है अपनी टेबल के अंदर प्रेडिक्शन किए थे कि ये एलिमेंट जो है डिस्कवर होंगे और इनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये अपने NCERT का पार्ट है। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको इनको याद रखना है। इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, फैक्ट्स है, इनको तो याद ही रखना होता है, इसके लिए कोई ऐसा वो लॉजिक है नहीं इसके अंदर। इसको याद रखने का तरीका ज़रूर होता है बच्चों। जैसे ये AL लिखा हुआ तो हम इसको बोलेंगे आलू, GA को बोलेंगे गालू, आलू गालू। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको BSC। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पूरा तरीका, जो इसकी ट्रिक होती है वो आलू गालू BSC। ठीक है, आलू मतलब एल्यूमिनियम और गालू मतलब गैलियम। तो एल्यूमिनियम के नीचे आया उसको बोलेंगे गैलियम। इस तरह से BSC मतलब बोरॉन और SC मतलब स्कैंडियम। ठीक है, आलू गालू BSC और इसको लिखेंगे सीता गीता। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता गीता। और ये जो है M, इसको M पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे टेक, M टेक। ठीक है, ये BSC और M टेक डिग्रियाँ हुआ करती है, 12th के बाद BSC की जाती है और ऐसे B.Tech के बाद M टेक की जाती है। तो आलू गालू ने क्या की BSC और सीता गीता ने क्या किया M टेक। ठीक है, तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। ठीक है, अब थोड़ा याद रखना कि यहाँ पर सीता का मतलब क्या था। सीता का मतलब सिलिकन था। आप ऐसे मत करना कि सीता का मतलब कहीं सोडियम कर लो। ठीक है ना, जो इसके जो सिम्बल्स हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रेडिक्शन थी। इसको आप मेरिट्स मान सकते हो, इसको आप मेंडलीव की जो टेबल थी उसका अचीवमेंट मान सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में इस टेबल की कुछ कमियां भी रही थी। वो कमियां क्या रही थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसने अपनी तरफ से एक परफेक्ट टेबल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी टेबल फंडामेंटली इसलिए रॉन्ग थी क्योंकि इसने जो है एटॉमिक मास को बेसिस माना था। एटॉमिक मास जो होती है वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी जो टेबल होती है उसकी डीमेरिट्स क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या थी। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हाइड्रोजन है उसकी इस पोजीशन को लेके डिबेट थी, इसकी टेबल में भी डिबेट थी। और इवन वो तो अब जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर भी डिबेट है कि उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से भी मैच करती है और 17 ग्रुप वाले एलिमेंट से भी मैच करती है। तो हाइड्रोजन तो आज भी डिबेटेबल है। और जो NCERT की जो टेबल दे रखी है मॉडर्न PT, उसके अंदर भी हाइड्रोजन को बीच में रख रखा है, मतलब ना तो फर्स्ट ग्रुप के साथ में रखा ना 17 के साथ में रखा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है दोनों से मैच करती है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अनसर्टेन है, डिबेटेबल है, तो ये अपने आप को कमी मानी जाएगी।
और ये मेंडली की टेबल में भी कमी थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये ड्रॉबैक है। तो सबसे पहले इसकी ड्रॉबैक थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ अनसर्टेन। दूसरी बात, इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की वो एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस थी। इसका जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें कहा गया था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है। और इसका जो टेबल था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था। लेकिन इसने कहीं कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट को तो प्रॉपर्टी ग्रुप की मैच नहीं कर रही थी, तो उसने एलिमेंट को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। यानी कि जो कम मास वाला था उसको आगे रख लिया, बाद में रखा, और ज़्यादा मास वाले को पहले रखा। तो इसने अपना ही लॉ वायलेट कर लिया। इस खुद का लॉ क्या था कि एलिमेंट्स को जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो उसमें जो है पीरियोडिसिटी देखी जाती है, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी देखी जाती है। लेकिन जब इसने देखा, बनाया, ऐसे कर लिया, लेकिन कहीं कहीं जो है ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उसमें प्रॉपर्टी जो मैच नहीं करी, तो उसने एलिमेंट्स को आगे पीछे कर लिया। और आगे पीछे कर लिया तो इसका मतलब है कि इसने खुद की लॉ को वायलेट कर लिया। इस तरह से ये इसकी जो है कमी मानी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ जगहों पर एट सर्टेन प्लेसेस he placed element with element with higher atomic weight before the element with lower atomic weight। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। इसने क्या किया, कहीं कहीं जो है ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को पहले रख लिया जानबूझ के, किससे, जिसका एटॉमिक वेट जो था वो कम था उससे पहले रख लिया। क्यों किया ऐसा? ताकि इसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मैच कर जाए, ठीक है। तो ये एक गलत बात थी। ऐसे इसने आर्गन पोटेशियम के लिए किया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन आर्गन का वेट जो होता है वो 39.9 के आसपास होता है, पोटेशियम का 39.43 ऐसा कुछ होता है, मतलब ज़्यादा होता है आर्गन का थोड़ा सा पॉइंट्स में। तो पहले किसको रखा जाना चाहिए था? पहले रखा जाना चाहिए पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम का वेट क्या होता है, कम, और आर्गन का वेट होता है ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए कि मेंडले की जो टेबल थी वो एटॉमिक वेट पे बेसिस थी, ये एटॉमिक नंबर पे बेसिस नहीं थी, ठीक है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कम वाले को पहले रखना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर लिया, आर्गन को पहले रख लिया, किससे, पोटेशियम से। तो हमने वही तो लिखा है कि इसने कुछ जगहों पर जो थे बड़े वाले हैवियर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैवियर एलिमेंट को जो लाइटर एलिमेंट से पहले रख लिया, ठीक है। इस तरह से इसने खूब सारे एलिमेंट को आगे पीछे कर लिया था। जैसे और कौन कौन से थे, टेलुरियम इंडियम में भी इसने ऐसा कर लिया, थोरियम प्रोटेक्टिनियम में भी इसने ऐसा कर लिया, कोबाल्ट निकल में भी इसने ऐसा कर लिया, ठीक है। पर आप बस एग्जांपल जो है ये वाला याद रख लेना, ये काफ़ी है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी ऐसी पेयर्स थी जहाँ पर उसने गड़बड़ कर ली थी। ये सारी को एनोमलस पेयर्स बोलते हैं। एनोमलस पेयर मतलब कि जो है हायर एटॉमिक वेट वाला पहले है और लोअर वाला बाद में है। अब इसको भी याद करने का एक तरीका होता है बच्चों, जैसे क्या होगा, AR को बोलेंगे आमिर, K को बोलेंगे आमिर खान, ठीक है, K को बोलेंगे खान, आमिर खान, TE को बोलेंगे तेरी, और IN को बोलेंगे इच्छा। आमिर खान तेरी इच्छा, TH ठंडा, PA मतलब पानी, CO मतलब कोक, और NE मतलब नहीं। आमिर खान जो है वो कोक वगैरह का ऐड करता है, आपको पता होगा। तो हमारे पास तो आमिर खान को ऑफ़र करने के लिए क्या है, ठंडा पानी। हमारे पास में कोई कोक अभी नहीं है, तो कहा जा रहा कि आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं, ठीक है। अब इस तरह की जो ट्रिक्स है, कई को ये वियर्ड ट्रिक लगेगी, कई को ठीक लगेगी, इस तरह की ट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। आप भी अपने स्तर पे जो है इस तरह की ट्रिक्स है बना सकते हो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, सबकी अपनी अपनी जो है वो मैथोडोलॉजी होती है पढ़ने की। चलिए, ये इसकी जो है 2 ड्रॉबैक हो गई। अब इसका एक और ड्रॉबैक था, मेजर ड्रॉबैक था, जिसको मैं यहाँ जगह नहीं, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इसका जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। अब जो आपको आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है 8,
16, ऑक्सीजन 8, 18, या कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, 12, 13, 14। तो आपके आइसोटॉप्स होते हैं, उनका एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो आइसोटॉप्स को भी जगह मिलनी चाहिए थी इसकी टेबल में, क्योंकि इसकी जो टेबल थी वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। तो जिसका भी एटॉमिक वेट अलग होगा वो सबको पोजीशन मिलनी चाहिए थी टेबल में, लेकिन इसने आइसोटॉप को कोई जगह नहीं दी। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक मानी जाएगी। तो हम लिख लेंगे कि नो पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये भी इसका एक मेजर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक माना जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा जो है इसकी कुछ और भी चीज़ें होती है, लेकिन वो सब फालतू की चीज़ें होती है, हमारे काम की नहीं। जैसे कि इसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था। बेरिलियम का वेट जो पहले 30 माना जाता था, 13, बाद में उसने कैलकुलेशन करके उसका 9 एटॉमिक वेट पता किया। ऐसे यूरेनियम और भी खूब सारे एलिमेंट थे, ऑस्मियम वगैरह, जिसके एटॉमिक वेट में इसने करेक्शन किया था। ठीक है, पर वो सब हमारे काम की नहीं है, हमें बस इतना ही पढ़ना है। और इसमें भी जो आपको ये एलिमेंट दिखाए गए, इसमें आप जो है केवल ख़ास तौर पे स्पेशली 2 एलिमेंट ज़रूर याद रखें। एक तो आर्गन पोटेशियम को और एक कोबाल्ट निकल को। ठीक है, स्पेशली इन्हीं को याद रखना है। बाकी वाले अगर आपको पूरा याद हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको तो याद रखना ही है। तो इस तरह से मेंडले की जो टेबल थी उसमें काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स थी, तो इसकी टेबल जो थी वो बाद में डिस्कार्ड हो गई थी। लेकिन आज भी इसको एक रिवोल्यूशनरी चेंज मतलब माइलस्टोन माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये अपने टाइम से बहुत आगे थी। उसमें जो क्लासिफिकेशन आ रहे थे इसके टाइम में, जो बहुत बेकार से क्लासिफिकेशन आ रहे थे, तो उस समय जो इसने टेबल बनाई थी वो अपने टाइम से बहुत ऐड थी और काफ़ी हद तक सही भी थी। कुछ कमियां भी थी, कुछ इसकी मेरिट्स थी, कुछ डीमेरिट्स थी। तो अल्टीमेटली ये जाके इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डिस्कवरी हो गई थी और वो जो एटॉमिक नंबर पे बेसिस थी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सही मायने में देखा जाए तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे हम पूरे चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये सब टेबल जो थी मेंडली वाली और न्यूलैंड वाली, ये सब चीज़ें केवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वही देखा जाता है, बाकी इनका कोई मॉडर्न केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलिए, तो आज जो है स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सही मायनों में चैप्टर को यहीं से स्टार्ट माना जाना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसका जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था वो हेनरी मोजले का था। ठीक है, मोजले ने 1919 में मोजले ने, अच्छा इसका एक और नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, एक और नाम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। कई बार कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो ऐसे बोलते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या बेसिकली 1919 में मोजले ने उस समय जो एलिमेंट्स थे उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे, लगभग 90 या 100 के आसपास उस समय एलिमेंट नॉन थे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास में नहीं है। तो उन एलिमेंट्स को उसने लिया, एलिमेंट्स को लेकर उन एलिमेंट्स के ऊपर उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बोmbardment किया। एलिमेंट्स जो उसमें डिस्कवर्ड थे, जो भी नॉन एलिमेंट थे, उनको 1 बाई 1 लिया और सबके ऊपर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन की बीम उसने बोmbardment किया। जैसे कि रदरफोर्ड ने, आपको पता होगा कि गोल्ड फॉइल लेके उसके ऊपर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बोmbardment की थी, वैसे उसने एलिमेंट्स लिए और उसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको आप बीटा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, तो बीटा पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर डाले एलिमेंट्स के ऊपर। जब आप एलिमेंट्स के ऊपर बहुत स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर एटॉमिक वाइब्रेशन होते हैं और एटॉमिक वाइब्रेशन से उनके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स पर बीटा पार्टिकल्स डालने से जो रेडिएशन निकलते हैं वो होते हैं एक्स रेज। क्या होते हैं? एक्स रेज। ठीक है, अब एक्स रे होता है, उसकी कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग न्यू से लिख लेते हैं। आपको पता होगा जो रेडिएशन होते हैं
वो इस टाइप से कुछ प्रोपेगेट करते हैं। उसमें ये डिस्टेंस जो होती है इसको वेवलेंथ बोलते हैं और लैम्डा से दिखाया जाता है। और 1 सेकंड में ये वेव जो है ये कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, ये 1 साइकिल माना जाएगा ऐसे, फिर एक और माना जाएगा ऐसे। तो 1 सेकंड में ये वेव कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है, हर्ट्ज़, HZ से, या इसको जो है सेकंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब फिजिक्स की बातें हैं, यहाँ पर हमारे इतना कोई केमिस्ट्री में इसका खास रोल नहीं। बस हमें याद ये रखना है कि हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स लिए डिफरेंट, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाले, सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाले, तो एलिमेंट्स ने क्या की, एक्सरेज एमिट की, और हर एलिमेंट की जो एक्सरे थी उसकी फ्रिक्वेंसी अलग थी। जितने भी एलिमेंट थे उनकी सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी हुआ करती थी। तो उसने क्या किया, उस फ्रिक्वेंसी को लेकर फ्रिक्वेंसी का अंडर रूट लिया उसके, और एटॉमिक नंबर जो कि एटॉमिक मास जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास के साथ में उसने उसको प्लॉट किया। तो उसने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक मास में जो ग्राफ आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, जिग जैग सा ग्राफ आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर उसने किया गया फ्रिक्वेंसी के रूट को, स्क्वायर रूट को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने देखा कि जो ग्राफ आया वो एकदम स्ट्रेट लाइन आई, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया इसका मतलब ये होता है जब आप यहाँ पर कोई क्वांटिटी x होती है और यहाँ पर कोई क्वांटिटी y होती है, अगर उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है तो हम ये कहेंगे कि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे आर रिलेटेड डायरेक्टली टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे सेफली लिख सकते हैं कि अंडर रूट न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी होती है, और एक्सरे की फ्रिक्वेंसी हर एलिमेंट की अपनी पहचान रखती है, एक हर अपने एलिमेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी को हम एलिमेंट की आइडेंटिटी बोल सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है, एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है। डायरेक्टली होती तो स्ट्रेट लाइन आती है, तो एटॉमिक मास से वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, वो बल्कि किससे होती है, एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो मेंडली वगैरह ने जो कौन सी यूज़ की थी, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास किया था। तो एटॉमिक मास यूज़ किया, इसीलिए उनकी टेबलें जो थी वो अल्टीमेटली डिस्कार्ड हो गई थी। मेंडली या लोथरमेयर या न्यूलैंड सब ने एटॉमिक मास का यूज़ किया था। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। इसलिए आगे जो भी क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो कंक्लूज़न है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। कंक्लूज़न ये है कि एटॉमिक नंबर दैट इज़ जेड इज़ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली होता तो स्ट्रेट लाइन आती। तो इसने बस इतना ही कहा, टेबल वगैरह इसने कुछ नहीं बनाई। ये जो है टेबल बनाने के लिए जो जो पाइनियर आइडिया था वो इसका था। अब इसके बेसिस पे उसने एक लॉ दिया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे उसने लॉ दिया, और लॉ ये था, आप इसको यहाँ तक नोट कर सकते हो। उसने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये लॉ ये कहता है, बस वही लॉ था जो आपका मैंडली वाला था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जहाँ पर एटॉमिक मास था वहाँ पर एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of
देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, उसने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिखा। उसने कहा कि जो एलिमेंट्स जो है उनको अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें रिपीटेशन होगा, एक पीरियडिकली उनके अंदर रिपीटेशन होता है, तो वो रिपीटेशन जो है एटॉमिक नंबर के कारण होता है, ना कि एटॉमिक मास के कारण। और उसके पास तो एक्सपेरिमेंट भी था, उसका प्रूफ भी था। ये देख लो साहब की स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मेरी बात सही है, तो बिल्कुल उसकी बात सही भी थी। और इसी लॉ को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी लॉ के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट किया गया था। ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पर बच्चों, इसका एक सिंपल मीनिंग क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट इतनी पॉपुलर है कि जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, जो 11th क्लास से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, उनको एज इट इज़ याद हो जाती है। इस पूरी कहानी का मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये रहता है कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको फिक्स्ड इंटरवल के बाद में, कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एलिमेंट्स विद सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद में जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म यूज़ कर सकते हो पूरे के लिए, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब जो फिक्स्ड इंटरवल है उसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट मिल रहे हैं, उसको इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, और ये पीरियोडिसिटी कब देखी जाती है? जब आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हो, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हो? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तब ये पीरियोडिसिटी देखी जाती है। अब इसने इतना ही कहा, अब ये क्यों होता है ऐसा क्या एटॉमिक नंबर में ऐसी क्या खास बात होती है उसकी वजह से जो है, अगर आप एलिमेंट्स को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट मिलेंगे, ऐसा क्या होता है? ऐसा बाद में बताया इन लोगों, इसने नहीं बताया था, बाद में और साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है, पीरियोडिसिटी जो होती है इसका रीज़न ये होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका सेम होना ही पीरियोडिसिटी की वजह है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एलिमेंट्स लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह से एलिमेंट ले लिए और आपने मान लो यहाँ से स्टार्ट करके 180 के एलिमेंट अरेंज कर लिए, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है? लिथियम की प्रॉपर्टी मिलती है सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से। तो देखो यहाँ पर इंटरवल कितने का? 2 का है, फिर इंटरवल आगे 8 का होगा, फिर इंटरवल 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। तो ये जो फिक्स्ड इंटरवल दिखाई दे रहे 2, 8, 8, ये फिक्स्ड नंबर होते हैं, 18, 32। तो ये जो फिक्स्ड नंबर होते हैं, इसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट मिल रहे हैं, इसी को ये पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और बाद में बताएगा इसका जो रीजन होता है वो ऐसा होता है कि जो जैसे लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, सोडियम की और पोटेशियम की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसको पीरियोडिसिटी बोलेंगे। इसका रीज़न बताया गया कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। और ये मोज़ले ने नहीं बताया, क्योंकि मोज़ले के टाइम में 1919 के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी थी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है श्रोडिंगर का, उसके ऊपर बेस्ड है, वो बहुत बाद में आया था 1930 के आसपास। तो इसका जो रीज़न ये होता है कि भाई 1s2 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो 2s1 3s1 ऐसे जो पोटेशियम होगा उसका 4s1 होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आ रहा है, इसी की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है सिमिलरिटी या रिजेम्बलेंस देखी जाती है। तो इसका ये रीज़न था, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। आपको जो है पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि द रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। ये जो लिखा है यहाँ पर, इसकी वजह तो आपको पता चल गई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है।
और जो है इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, एक लाइन में से याद रख सकते हो इसको आप, कि द रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ठीक है, इनफैक्ट जो एनसीईआरटी इसमें चैप्टर का नाम यही है, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़, इस टाइप का इसी तरह का नाम है। हम तो इस चैप्टर को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वैसे, लेकिन इसका जो बड़ा सा नाम है एनसीईआरटी में चैप्टर का। चलिए इसके बाद में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो मोजले ने एक्चुअली बनाई नहीं थी, मोजले ने तो उसका फाउंडेशन तैयार किया था। उसका जो ओरिजिनल डेवलपमेंट था वो नील्स बोर ने, वर्नर ने, बरी ने, ये इस तरह के जो थे, रामसे ने, ठीक है, इन साइंटिस्ट लोगों ने इसको जो है प्रिपेयर किया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो नील बोर का था। तो कई बार नील बोर के रेस्पेक्ट में या उसके ऑनर में इसको नील्स बोर टेबल भी बोल देते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। लेकिन इसका जो आइडिया था एटॉमिक नंबर वाला या जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो हेनरी मोजले ने था। ठीक है, इसलिए हेनरी मोजले को भी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलिए अब हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग भी जो है कॉपी में अपनी इसको ड्रॉ कर लीजिए लैंडस्केप मोड में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 और पीरियड नंबर 1। अच्छा, पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट लिख लेते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रहे हैं। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पोजीशन है डिबेटेबल। इसको यहाँ भी रखते हैं और 17 में भी रखा जा सकता है, इसलिए एनसीईआरटी में इसको ग्रुप इस एच को यहाँ बीच में रखा गया है। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम यहाँ पर रख देते इसको। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो अभी हमारे टेबल जो है वो नीचे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो इसको एक बार लिख के पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एफ ब्लॉक को भी अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, केमिस्ट्री में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्स कौन से, उनका नाम कौन सा है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साथ साथ में आप इनको याद भी करते रहिए। यहाँ से स्टार्ट होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, यहाँ पे यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये होगा आपका लैंथेनम, हैफनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। एक एलिमेंट हम बीच में भूल गए, टंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, मैटरनियम, डेम्स्टर्डियम, रोएंटजेंटियम और कॉपरनिकम। ठीक है, यहाँ से अगर आगे एलिमेंट की देखें तो हाइड्रोजन के ठीक ठीक सामने इधर जो है ऊपर हीलियम होगा, हीलियम, इसको कोने में बना देते हैं यहाँ पर। और जो है आपके बेरिलियम के बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका बोरॉन। ठीक है, इधर जो मैग्नीशियम के बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, NH। ठीक है, NH को बोलते हैं निहोनियम। आगे कौन हो गए, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम, Fl, फ्लेरोवियम। ये जो नियोनियम, फ्लेरोवियम, ये सब नए एलिमेंट्स है, तो हो सकता है कि आपको इनके नाम वगैरह याद नहीं हो, तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाएंगे। इधर आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। MC मतलब मॉस्कोवियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और आपका जो है लास्ट में आ जाएगा लिवरमोरियम, LV।
लिबरमोरियम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन 80 और टेनेसीन TS। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इधर, जगह नहीं मिली, हम पहले एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि इतना हो जाएगा। एनीवेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, RN रेडॉन, और यहाँ पे होगा TS के बाद में आएगा OG ऑर्गेनेसन। अब इनकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो बच्चों, ये एटॉमिक नंबर 1 और ये एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। इसके बाद में यहाँ से 37 से स्टार्ट होता है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। एटॉमिक नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी इनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी। और वैसे ये जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। 54 तक वहाँ पर हुआ था, तो ये 55, 56, 57, बताइए आगे कितना होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 58 होगा, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर 58 नहीं होगा। यहाँ के जो है लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट है वो गायब हो गए हैं, उनको अलग रख के पढ़ा जाता है, ठीक है। उसकी एक रीज़न होगा, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो 57 के बाद में सीधा 72 आता है। तो यहाँ पर जो 14 एलिमेंट गायब हुए हैं, 14 एलिमेंट्स यहाँ से गायब हुए, इनको लेंथेनर्स बोलते हैं और उनको अलग से स्टडी किया जाता है। 72 के बाद में 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90। अब 90 के बाद में सीधा 91 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट जैसे ऊपर जो है अलग किए गए, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट है, उनको अलग किया जाता है। और ये जो RF है इसका एटॉमिक वेट जो है 104 होता है, एटॉमिक नंबर सॉरी। और ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और OG जो है उसको बोलते हैं 118। तो हमारे टेबल में एलिमेंट स्टार्ट होते हैं कहाँ से, हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर 1 से, और एंड कहाँ पे होते हैं, ऑर्गेनेसन 118 के। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118, जिसमें भी ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरे के पूरे 118 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 32 एलिमेंट जो है, 28 एलिमेंट सॉरी, ये 14 एलिमेंट यहाँ से और 14 एलिमेंट यहाँ से गायब हुए, तो 28 एलिमेंट गायब हो गए। तो ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं कितने होंगे, 28 एलिमेंट अगर गायब हो रहे हैं तो ये 90 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 28 करोगे तो 118 हो जाएंगे। एनीवेज, ये जो है आपका फर्स्ट, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड ग्रुप, ये ग्रुप थर्ड है, ये ग्रुप फोर्थ है, ये ग्रुप फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तो ग्रुप हो गए आपके टेबल में। और पीरियड्स की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये P3 थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। जैसा कि आप देख पा रहे हो मॉडर्न पीटी के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और कितने 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये जो ग्रुप के नंबरिंग इस तरह से दी गई है 1 2 3 4 5, ये मॉडर्न नंबरिंग है। कई टेबल्स के अंदर जो मेंडली वाली नंबरिंग थी उसको भी रिटेन किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको 1A बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, इसको 2A ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं 3A ग्रुप, इसको 4A, इसको 5A, यहाँ बोलेंगे 6A, 7A रोमन नंबर में लिखा जाता है। और ये वाला जो है 8A बोलते हैं या इसको 0 ग्रुप बोल देते हैं, और 0, ठीक है। और ये जो ग्रुप थर्ड है इसको बोलते हैं 3B,
ये 4b, ये 5b, ये 6b, ये 7b, और ये तीनों ग्रुप जो है 8, 9 और 10 वालों को मिला के बोलते हैं 8b। और G11 को बोलते हैं, ग्रुप 11 ग्रुप है, इसको बोलते हैं 1b और इसको बोलते हैं 2b। ये एक्चुअल में जो है मेंडलीव वाला है, लेकिन इसको अभी भी इसका सिग्निफिकेंस है। एग्ज़ाम में अभी भी सवाल पूछे जाते हैं कि 1A एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो 1A फर्स्ट वाले होते हैं। 6b एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ग्रुप 6 वाले होते हैं। 6A कौन से होते हैं, ग्रुप 14 वाले। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है कि नई वाली जो NCERT है 2020 और 21 वाली जो है, उसमें थोड़ी गलती कर रखी है इन लोगों ने, मिस्टेक कर ली है। उन्होंने क्या किया, ये जो A वाले एलिमेंट है, ये 3A 4A, ये A जो है उन्होंने यहाँ रख दिया है, मतलब ये 3B की जगह उन्होंने 3A 4A ऐसा रख लिया है। ठीक है, और B वाले वहाँ रख लिए, मतलब गलती से उसको इंटरचेंज कर रखा है। ठीक है, तो ये हमें जो आप अपनी बुक के अंदर करेक्शन कर सकते हो, वो बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, मे बी नेक्स्ट एडिशन में वो करेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये इसका जो है एक ब्रॉड इसका जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं, इस तरह से क्यों लिखा जाता है इनको। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, वो सब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले से एक अच्छी सी टेबल बना के रखेंगे, अभी जो थोड़ी सी ये यहाँ पे कंजेस्टेड हो गई, दिख नहीं रही है ठीक से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।